नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। और लॉकडाउन चल रहा है तो घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए। आज की क्लास है वो आप टाइटल और थंबनेल देखकर समझ गए होंगे कि आज हम किस पर चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास में हमारा टॉपिक रहेगा मेंडलिज्म यानी कि मेंडलवाद। जो आनुवंशिकी के जनक ग्रेगोर जॉन मेंडल थे, उन्होंने मटर के पादप पाइसेम पर लगभग 7 वर्षों तक अपने प्रयोग किए और वो कुछ ऐसे जेनेटिक्स के निष्कर्षों पर पहुंचे कि उनको 3 नियम दिए, अपने उनमें समाहित कर दिया। यानी कि 3 नियम है वो मेंडल ने दिए थे मटर के पादप पर प्रयोग करते हुए। तो उन तीनों नियमों को है वो मेंडलवाद या मेंडलिज्म कहा जाता है। यानी कि परिभाषा पूछे कि मेंडलवाद क्या होता है, तो मेंडल के आनुवंशिकता तथा विभिन्नता से संबंधित नियमों को मेंडलवाद कहा जाता है। तो मेंडलवाद के अंतर्गत निम्न 3 नियमों का हम अध्ययन करेंगे आज की क्लास में। तो तीनों नियम कौन कौन से हैं? पहला नियम है प्रभाविता का नियम, प्रभाविता का नियम। दूसरा है विसंयोजन का नियम, इसका दूसरा नाम है युग्मकों की शुद्धता का नियम। ये दोनों नियम है वो एक संकर संकरण पर आधारित है, एक संकर संकरण। और जो तीसरा नियम है स्वतंत्र अवयवन का नियम, यह जो नियम है वो द्विसंकर संकरण पर आधारित है। एक संकर संकरण में एक लक्षण को ध्यान में रखकर संकरण किया जाता है और द्विसंकर संकरण में 2 लक्षणों को ध्यान में रखकर संकरण करवाया जाता है, जो हमने पीछे पढ़ा था संकरण के प्रकार में। ठीक है, तो 3 नियम है प्रभाविता का नियम, विसंयोजन या युग्मकों की शुद्धता का नियम, और तीसरा है स्वतंत्र अपव्यवन का नियम जो द्विसंकर संकरण से संबंधित है। चलिए बारी बारी से तीनों का अध्ययन करते हैं, लेकिन उससे पहले आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। और हाँ, यह क्लास है वो 10th एंड +2 के लिए मान्य है, इसका कोई ज्यादा लेवल नहीं है। और इसका मतलब यह है कि इसको सेकेंडरी तक के क्लासेस देख सकते हैं, 11वीं वाले, 9वीं वाले भी, 8वीं वाले भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं प्रभाविता के नियम से। तो प्रभाविता का नियम यानी कि लॉ ऑफ डोमिनेंस, इंग्लिश में इसको लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस, प्रभाविता का नियम। तो यह जो है मेंडल का प्रथम नियम है आनुवंशिकता से संबंधित। और इस नियम में क्या होता है कि जो यह पहली बात तो यह एक संकर संकरण पर आधारित है। और दूसरी बात यह है कि एक संकर संकरण पर आधारित है, तो हम समझते हैं कि परिभाषा की बात करते हैं, प्रभाविता का नियम होता क्या है, डेफिनेशन किस प्रकार से देंगे, परिभाषित किस प्रकार से करेंगे। तो एक संकर संकरण के दौरान जब 2 जीवों में या 2 जनकों में संकरण करवाया जाता है, तो वे लक्षण जो अगमन पीढ़ी में अपने आप को अभिव्यक्त करने में सक्षम होते हैं, या इस प्रकार से कहें वे लक्षण जो केवल समयुग्मजी और विषमयुग्मजी दोनों अवस्था में प्रकट होते हैं, सॉरी मैं केवल बोल गया। तो वे लक्षण जो अपन पीढ़ी में प्रकट होते हैं या जो समयुग्मजी और विषमयुग्मजी दोनों अवस्थाओं में प्रकट होने का गुण रखते हैं, उनको प्रभावी लक्षण कहा जाता है। ये हम पीछे पढ़ चुके हैं प्रभावी लक्षण क्या होते हैं, दोबारा आ गया। और वे लक्षण जो अपने आप को प्रकट नहीं कर पाते, या इस प्रकार से कहें कि वे लक्षण जो केवल विषमयुग्मजी अवस्था में प्रकट नहीं होते, केवल समयुग्मजी अवस्था में प्रकट होते हैं, उनको अप्रभावी कहते हैं। ठीक है, ये तो बात होगी डेफिनेशन की, लॉ ऑफ डोमिनेंस की परिभाषित किस प्रकार से करेंगे। तो अब इस मेन सी बात है कि प्रभावी लक्षण और अप्रभावी लक्षणों के बारे में वर्णन करना है। ठीक है, परंतु इसको विस्तृत रूप में किस प्रकार से लेंगे, उदाहरण से समझाता हूँ आपको। उदाहरण जैसे क्या होता है कि जब हम यही सुनते हैं कि जब मटर के लंबे व बोनी पादपों में संकरण करवाया जाता है, तो अपवन पीढ़ी में है वो सभी पादप लंबे प्राप्त होते हैं, जिनको संकर लंबे बोला जाता है। तो इस प्रकार से हो गए। चेकर बोर्ड की बात करें तो एक इधर से आएगा, एक इधर से आएगा, इस प्रकार से। तो मैंने इसका छोटा रूप लिखा है चेकर बोर्ड का, आप इस यहाँ पर 4 खाने बनाकर भी कर सकते हैं। तो यह प्रभाविता का नियम होगा। यहाँ पर है वो प्रभावी लक्षण है वो यह कैपिटल टी है, यानी कि लंबापन प्रभावी लक्षण है और बोनापन है वो अप्रभावी है। तो जो लक्षण अपने आप को प्रकट कर जाता है वह प्रभावी लक्षण कहलाता है, और अपने आप को प्रकट नहीं करने वाला लक्षण अप्रभावी कहलाता है। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आ रहा है। एक रोग होता है कलर ब्लाइंडनेस या वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस।
कलर ब्लाइंडनेस, और एक होता है हीमोफोलिया। हीमोफीलिया, ये दो रोग क्या होते हैं? कलर ब्लाइंडनेस में व्यक्ति है वो रंगों में भेदन नहीं कर पाता, यानी कि लाल रंग कौन सा होता है उसको हरा दिखेगा, हरा पीला दिखेगा, यानी कि रंगों में भेदन करने में असक्षम होता है, उसको कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं। और दूसरा होता है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया में जैसे कि मेरी उंगली कट गई तो क्या होगा कि खून नहीं रुकेगा, तो हीमोफीलिया के अंतर्गत खून नहीं रुकता चोट लगने पर, ठीक है। तो इन दोनों लोगों की जो जीन होती हैं वो अप्रभावी अवस्था में होती है। जैसे कि ये अप्रभावी अवस्था है ना, तो अप्रभावी अवस्था में दोनों की जीन होती हैं, तो वो अपने आप को अभिव्यक्त नहीं कर पाते, यानी कि ये केवल जब समयुग्म अवस्था में होंगे तभी प्रकट होंगे, परंतु इन दोनों के वो अधिकांशतः विषम युग्म अवस्था में पाई जाती हैं। इस प्रकार इसके कारण ये जो है वो बहुत कम व्यक्तियों में प्रेजेंट होती हैं, कुछ एक में है वो विषम युग्म अवस्था में पाई जाती हैं। ये मैं यहाँ पर उदाहरण देकर समझा रहा हूँ इनका, यानी कि जब ये समयुग्म अवस्था में होंगे तो हीमोफीलिया रोग ही होगा, वर्णांधता का रोग होगा, परंतु अधिकांशतः 90% है ये विषम युग्म अवस्था होने के कारण अपने आप को अभिव्यक्त करने में असक्षम होती हैं, जो प्रभाविता के नियम पर आधारित है। तो यह 1-2 नंबर में पूछा जाता है, कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया का प्रभाविता का नियम से क्या संबंध है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया प्रभाविता का नियम। अब दूसरा देखते हैं विषयोंजन का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम। विषयोंजन नियम क्या कहता है? विषयोंजन नियम या दूसरा नियम जिसका नाम है युग्मक शुद्धता नियम, यह नियम इस बात की जानकारी देता है कि अभी हमने देखा कि जो अपवन पीटी होती है उसमें क्या होता है, इस प्रकार से एक संकर संकरण की बात करते हैं तो यह उदाहरणता हम ले सकते हैं। तो इस प्रकार से जो यह लंबापन भी है और बौनापन के भी लक्षण है, यानी कि प्रभावी और अप्रभावी दोनों लक्षण पाए जाते हैं, ठीक है। तो यह नियम यह कहता है कि जब एक संकर संकरण के दौरान संकरण करवाया जाता है तो अपवन पीटी में प्रभावी और अप्रभावी लक्षण है वो एक साथ पाए जाते हैं, परंतु वो एक साथ होने के बावजूद भी सम्मिश्रण नहीं होते, यानी कि आपस में मिक्स नहीं होते। एक साथ पाई जाती हैं, प्रभावी और अप्रभावी दोनों लक्षण एक साथ पाए जाते हैं, परंतु वो आपस में सम्मिश्रण नहीं होते तथा अगली पीढ़ी में या अष्टू पीढ़ी में पुनः प्रकट हो जाते हैं। किस प्रकार से होंगे अभी देखिए, चेकर बोर्ड बनाते हैं, कई बार बना चुके हैं यार, इसमें क्या दिक्कत आ रही है। ये देखिए यहाँ पर प्रभावी लक्षण के अलावा ये प्रभावी हो गए और प्रभावी लक्षण के अलावा ये अप्रभावी भी उत्पन्न हो जाता है अलग से, यानी कि इनके साथ क्रिया नहीं की है इसने, यह अलग से उत्पन्न होता है। तो यही नियम कहना चाहता है कि प्रभावी और अप्रभावी है वो दोनों एक साथ होते हैं, परंतु सम्मिश्रण नहीं करते हैं तथा अप पीढ़ी में पुनः प्रकट हो जाते हैं। और इस नियम का जो हमारी शरीर होते हैं उसमें भी कुछ उपयोग होते हैं, यानी कि इस प्रकार से पूछा जाए कि जो विषयोंजन नियम होता है उसका मानवीय जीवन में क्या योगदान होता है। तो पहला तो ये हो गया, जो गैमेट बनते हैं या युग्मक बनते हैं, तो युग्मकों के निर्माण के दौरान विषयोंजन नियम का उपयोग किया जाता है। तो 1 नंबर हो गया युग्मक निर्माण में या युग्मक निर्माण के दौरान। और दूसरा, जब जो जनक होते हैं माता पिता से संतति में रक्त समूह का निर्धारण होता है वो द्वितीय नियम विषयोंजन नियम के अनुसार होता है। तो रक्त समूह का निर्धारण, और एक और कर लेते हैं तीसरा, कि कई लक्षण है वो एक साथ पाए जाते हैं परंतु आपस में वो सम्मिश्रण नहीं करते हैं, यानी कि उनकी जीनी व्यवस्था है वो आसानी से समझी जा सकती है, तो आपस में सम्मिश्रण नहीं करते, ठीक है। तो ये कुछ नियम इसके महत्वपूर्ण उपयोग हो गए, यानी कि गैमेट निर्माण में, रक्त समूह के निर्धारण में और सम्मिश्रण नहीं करते हैं कई लक्षण एक साथ होने के बावजूद भी। तो यह हो गया हमारा मेंडलवाद का दूसरा नियम विषयोंजन नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम। हमारा तीसरा नियम है वो है स्वतंत्र अपव्यवन का नियम। तो इस नियम को परिभाषित इस प्रकार से किया जाएगा कि जब 2 लक्षणों को ध्यान में रखकर संकरण करवाया जाता है तो अपटू पीटी में जो सभी लक्षण होते हैं वो एक दूसरे से अलग रहते हुए प्रकट होते हैं, यानी कि अपवन पीढ़ी में वो एक साथ होते हैं परंतु अपटू पीढ़ी में वे एक दूसरे से अलग रहते हुए प्रकट होते हैं। वही बात आ रही है प्रभावित विषयोंजन नियमानुसार, यानी कि एक दूसरे से अलग रहते हुए प्रकट होते हैं।
परंतु एक लक्षण की वंशागति का दूसरे लक्षण की वंशागति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यह एक इम्पोर्टेंट बात आ रही है इसमें कि एक लक्षण की वंशागति का दूसरे लक्षण की वंशागति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, ये तो होगी परिभाषित की बात। अब इसको उदाहरण से समझते हैं। तो उदाहरण लिया है हमने, उदाहरण तो दो लक्षणों को ध्यान रखे किया जाएगा। तो पीले इनका रंग हो गया बीजों का और गोल हो गई आकृति। तो हमने दो लक्षण ले लिए हैं, पीला गोल और हरे झुर्रीदार। बीज की आकृति और बीज का आकार, सॉरी बीज का रंग और बीज का आकार, आकृति और आकार से एक हो गया। रंग और आकार, पीले गोल यह है प्रभावी वाले और ये है अप्रभावी वाले, हरे और झुर्रीदार। ठीक है, ये हो गई जनक। तो जनकों में क्रॉस करवाया गया, अपन पीढ़ी प्राप्त हो गई पीले गोल। आप इसको क्रॉस करके देख लेना इस प्रकार से, ये आएगा। ठीक है, ये हो गए पीले गोल। अब अपन पीढ़ी में 100 परागण करवाया जाता है। 100 परागण के पश्चात इस प्रकार से एक बड़ी चेकर बोर्ड बनती है। आप इसको ट्राई करना, मैंने बना रखी है, मुझे आती है, आप ट्राई करना अलग से। जैसे कि एक वाई हो गया, जैसे कि वाई वाई आएगा और आर आर आएगा। ठीक है, तो जहां पर यह कैपिटल वाई आएगा और कैपिटल आर आएगा तो वो होंगे, जैसे कि कैपिटल वाई है ये तो पीला होगा और कैपिटल आर आया है तो गोल होगा। ठीक है, पीला गोल। और जैसे कि दोनों ही कैपिटल वाई आ गई तो अवश्य आवश्यक रूप से पीला होगा, दोनों कैपिटल आर आ गए तो आवश्यक रूप से पीला होगा। और यदि कैपिटल वाई और स्मॉल वाई आ गई तो भी पीला होगा, और कैपिटल आर और स्मॉल आर आ गए तो भी गोल होगा। आप इस प्रकार से इसको समझने की कोशिश करना। और यदि दोनों ही स्मॉल है तो हरे होंगे और स्मॉल आर है तो झुर्रीदार होंगे। आप इसको समझने की कोशिश करना, मैंने यहाँ पर बना रखी है। ठीक है, अब इसके लक्षण प्ररूप और जिन प्ररूप की बात कर लेते हैं। ये एक्टोपीडी है, एक्टोपीडी का चेकर बोर्ड। पहले हम बात करते हैं लक्षण प्ररूप की। लक्षण प्ररूप या फिनोटाइप। तो फिनोटाइप 9:3:3:1, 9:3:3:1 इस प्रकार से इसका लक्षण प्ररूप आएगा। 9:3:3:1 इस प्रकार से आएगा। मैं प्लस माइनस कर लेता हूं, प्लस प्लस मैं इनको सिंबल दे रहा हूं एक प्रकार से, मैंने याद किया हुआ है। ठीक है, तो जो प्लस वाले हैं हम यहाँ लिख देते हैं। प्लस वाले क्या है? प्लस वाले हैं पीले हैं और गोल है, जो 9 है, संख्या में 9 है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 3:3 पर। तो ये क्या है? इनको हम एक को देते हैं माइनस और एक को देते हैं मल्टीप्लाई या गुणा। ठीक है, तो पहले बात करते हैं माइनस की। तो एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। तो यहाँ पर दोनों कैपिटल वाई है, कैपिटल वाई है, एक कैपिटल वाई है, एक कैपिटल वाई है, परंतु आर है वो सभी में स्मॉल है। तो क्या हो गया? पीले होंगे। कैपिटल वाई है तो पीले होंगे, यानी कि येलो कलर होगा। और आर है वो स्मॉल आर है, तो स्मॉल आर मतलब झुर्रीदार है, राउंड नहीं है, गोल नहीं है, झुर्रीदार है। तो हो गए पीले झुर्रीदार। ठीक है, तो माइनस वाले हो गए पीले झुर्रीदार। ठीक है, अब मल्टीप्लाई यानी कि गुणा निशान वाले कौन से हो गए? ये हो गए गुणा वाले। यहाँ पर y है वो स्मॉल है सभी में और r है वो कैपिटल है, एक एक कैपिटल r आ रहा है। तो y स्मॉल है मतलब यानी कि पीले नहीं होंगे, हरे होंगे, अप्रभावी वाले होंगे। ये अप्रभावी है, ये हरे होंगे और कैपिटल आ रहे हैं तो गोल होंगे, यानी कि हरे गोल होंगे। तो ये है हरे और गोल। अब एक बच गया, इसको हम कर देते हैं भाग या डिवाइड वाला निशान। और यह भाग वाला कौन सा होगा? यह होगा हरा झुर्रीदार। तो इस प्रकार से अलग अलग रहते हुए प्रकट होते हैं और एक लक्षण की वंशागति का दूसरे लक्षण की वंशागति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जिन प्ररूप की बात करते हैं। जिन प्ररूप एक ट्रिक है, मुझे याद है, 1:2:2, 2:4:1, 1:2:1, 1:2:1,
तो ये ट्रिक है 12 24 12 12 1। आप इसको समझ किस प्रकार से सकते हैं इस जिन प्रूफ की ट्रिक को। जैसे कि 12 है, 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 24 आएगा, तो 12 हो गया और उसके बाद 24 हो जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई किया है तो 12 को 2 बार और लिख लेंगे, 12 12 सॉरी यहाँ पर 24 और लास्ट में 1 आ जाएगा, 1 को याद कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हो जाएगा 12 24 12 12 1। ठीक है, तो यह है मेंडल का तीसरा नियम, स्वतंत्र अभ्युन्कार नियम। तो आपको ये क्लास कैसी लगी, जिसमें हमने तीनों नियम प्रभाविता का, विसंयोजन या युग्मकों की शुद्धता का और स्वतंत्र अभ्युन्कार नियम पढ़ाया। तो क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू। और देखते रहिए बायोलॉजी साइंस का राज चैनल।